आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह हमने आपसे कल चर्चा किया था। कल की क्लास में हमने आपसे बातें बताया था कि भारत के जो महत्वपूर्ण कला शिक्षण संस्थान है, कला शिक्षण संस्थान जिनके बारे में आप जानते हैं 1850, 1854, 1857, 1875, 1850, इसके बाद 72, 62, 1901, यह सारी जो कला के प्रमुख शिक्षण संस्थान है। कल हमने इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन आज हम आपको उसी क्रम में कुछ आगे लेकर के चर्चा करेंगे, जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, जिनमें से हम आपको बताएंगे। कल हमने आपको दो विद्यालय के बारे में बताया था, एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास और एक हमने आपको बताया था गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। दोनों के बारे में हमने कल आपको विस्तृत तरीके से बात बताई थी, लेकिन आज हम तीसरा विद्यालय की बात करेंगे, जिनमें से आपको सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, यानी कि जो तीसरा पॉइंट हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं वह है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट यह आपको मुंबई में है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की जाती है। 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इसकी स्थापना की गई है। इस बात को आप जरूर याद रखें, क्योंकि यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसके बाद अगर आती है पॉइंट, तो इसके अंतर्गत इसकी जो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की जो स्थापना हुई थी वह किस नाम से होती है, यह आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री इस नाम से इसकी स्थापना होती है। और यह स्थापना आपको कब हुई? 1857 ईस्वी में। और इसके प्रथम किसके द्वारा बनाया प्रारंभ होता है यहाँ पे कला शिक्षा? इसकी कला शिक्षा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षा जो प्रारंभ होती है वह विलियम जेरी के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। और मुंबई एक ऐसा सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एक ऐसा विद्यालय है जहां पे आपको पूर्ण रूप से बंगाल शैली का जो प्रभाव दिखाई देता है वह पुलिन बिहारी दत्त के द्वारा दिखाई देता है। और आप ये जानते हैं कि मुंबई और कोलकाता, बंगाल हम बात कर रहे, बंगाल पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो अनिरुद्ध टैगोर के शिष्यों में महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते हैं, जिनको आप जानते हैं पुलिन बिहारी दत्त। मुंबई में जो महत्वपूर्ण कला का जो श्रेय उत्पादन करने वाले व्यक्ति का जो नाम होता है बंगाल शैली से, उनका नाम है पुलिन बिहारी दत्त। यह अनिरुद्ध टैगोर के शिष्य रहे हैं। आप ये जानते हैं कि यहाँ पे आपको कई ऐसे कलाकार नजर आएंगे, चाहे वह आपके कहाँ के हों, चाहे वह आपके लाहौर के हों, चाहे वह जयपुरा के हों, चाहे मुंबई के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे मद्रास के हों, चाहे पश्चिम बंगाल, लेकिन जो भी कलाकार आपको नजर आएंगे सब भारत के बंगाल शैली का प्रक्षालन विधि, या जिसको आप वास विधि के नाम से जानते हैं, वो जो वास टेक्निक के नाम से जानते हैं या प्रक्षालन टेक्निक के नाम से जानते हैं, इसका प्रचार प्रसार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। लेकिन मुंबई में यह प्रचार प्रसार बहुत देर से पहुंचता है, बहुत देरी से पहुंचती है, क्योंकि वहां पे वर्चस्व आपको बहुत बाद में, बंगाल शैली का वर्चस्व बहुत बाद में नजर आएगा। मुंबई एक ऐसा विद्यालय है जो बंगाल शैली का प्रभाव मुंबई की कला विद्यालय पे बहुत देर से समझ में आता है, बहुत देर से दिखाई पड़ता है। और हमने आपसे चर्चा किया कि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट भारत के तीसरी प्रमुख स्थानों में इसकी गणना की जाती है। इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की जाती है। लेकिन आपको पता है, आप ये जानते हैं, हमने आपसे चर्चा भी किया था कि 1857 ईस्वी में दो जगह भारत के
कला विद्यालय की स्थापना की जाती है, जिनमें से आपको जानते हैं कि एक मुंबई में, एक जयपुर में। जयपुर के बारे में हम आपसे अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड स्टडी के नाम से 1857 ईस्वी में विलियम जेरी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और यह आप ये जानते, कल ही हमने आपकी क्लास में चर्चा किया था कि जितने भी कला शिक्षण संस्थान हैं भारत में, जितनी भी कला शिक्षण संस्थान थे, सब पहले एक अनुदानित भवन में प्रयोग किए जाते थे, किसी के द्वारा किया जाता था। लेकिन बाद में उसका विवेचन आगे चल करके धीरे धीरे वह मान्यता के आधार पे सरकार उसको अपने संरक्षण में प्रदान करती है। लेकिन हमने आपसे पहले बताया कि यह अनुदानित भवन है। किसके द्वारा अनुदानित किया जाता है? यह सर जमशेद जी, जो इस भवन में इस कला विद्यालय की स्थापना होती है, यह भवन आपको अनुदानित रूप में दिया था, अनुदान के रूप में मिला था, जिसका नाम था, जिसने अनुदान दिया था, जमशेद जी भाई, जमशेद जी जीजी भाई के द्वारा यह अनुदानित भवन दिया जाता है, जिसके कारण सर यानी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, सर का मतलब सर से, जे से जमशेद, जी से जीजी भाई, स्कूल ऑफ आर्ट, इन्हीं के नाम के आधार पर इस विद्यालय का जो नामकरण किया गया, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट सर जमशेद जीजी भाई के द्वारा अनुदानित भवन था। इसी कारण इस विद्यालय का नाम आपको सर जे स्कूल ऑफ आर्ट पड़ा है। अब बात आती है अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे यह मुख्य रूप से हमने आपसे चर्चा किया कि और यह कब पड़ा, यह आपको सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कब पड़ा, यह आपको 1878 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट रखा गया। उसके पहले क्या था? उसके पहले था इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड स्टडीज। और अगली बात पे अगर आप देखें तो अगला जो पॉइंट आता है मुंबई के बारे में, 1890 ईस्वी में यह मुंबई सरकार के अधीन हो जाता है। मुंबई सरकार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। यहाँ पे व्यवसायिक कला का भी प्रारंभ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है, मुंबई कला विद्यालय के द्वारा सबसे बड़ी बात यह होती है, वो टाइम है आपका 1923 ईस्वी में। यहाँ पे 1923 ईस्वी में द इंडिया रूम, 1923 ईस्वी में एक इसी जगह, इसी विद्यालय में ही द इंडिया रूम के नाम से एक गौरवशाली योजना प्रारंभ की जाती है। यह गौरवशाली योजना मुंबई के जितने भी कलाकार थे, युवा कलाकार खास तौर से, उसको प्रेरणा प्रदान करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में द इंडिया रूम्स की स्थापना होती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे इस विद्यालय के कौन कौन से प्रधानाचार्य रहे हैं। प्रधानाचार्य के अंतर्गत आपका आता है ग्लैडस्टोन सोलोमन, दूसरे लॉर्ड वुड किपलिंग, इसके बाद जॉर्ज चार्ल्स रिजार्ड। यह तीन महत्वपूर्ण कला प्रधानाचार्य के पद पे यहाँ पे घोषित होंगे। इनको आप जरूर याद रखें, इनके बारे में आप जरूर याद रखें। कौन कौन से हमने आपको बताए हैं? हमने आपसे चर्चा किया है ग्लैडस्टोन सोलोमन, लॉर्ड वुडलिक किपलिंग, इसके साथ साथ चार्ल्स रिचार्ड। यहाँ के महत्वपूर्ण
प्रधानाचार्यों में से गणना की जाएंगे। 3 व्यक्तियों का नाम आप याद रखें। लेकिन बात आती है सबसे पहले अधीक्षक की। यहाँ पे मुंबई कला महाविद्यालय के अंतर्गत सबसे पहले जो अधीक्षक बनाए जाते हैं, सबसे पहले जो अधीक्षक, वह आपको वासुदेव अब्दुल करके बनाया जाता है। यह मुंबई कला विद्यालय यानी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम अधीक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। अधीक्षक के रूप में इनको आप जरूर याद रखें, इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात आती है कि बंगाल शैली का जो प्रावधान उस समय चल रहा था, बंगाल शैली का जो प्रावधान उस समय आपको दिखाई दे रहा था, उसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? पुलिन बिहारी दत्त। अब बंगाल शैली का यहाँ पे जो प्रचार प्रसार करेंगे वह है आपको पुलिन बिहारी दत्त। पुलिन बिहारी दत्त मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है बंगाल शैली का। आपको पता है बंगाल शैली क्या है, या हमने आपको बताया भी है। इसके साथ साथ जो अब हम आपको अगले पॉइंट पे लेके चलेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारे 1857 का, वह है आपको जयपुर, राजस्थान का जयपुर, यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कहाँ है? जयपुर। और इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में की जाती है। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे। देखिए, हम आपके सबसे पहले कला विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। इसको आप भारत में जो प्रमुख कला विद्यालय हैं उनके बारे में आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1857 में एक आपको मुंबई में मिला, मुंबई में कहा 1857 में। अब दूसरा जो आपको मिलेगा या जयपुर में। अब हम थोड़ी सी बात पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के बारे में। तो इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में हुनरी ए मदरसा के द्वारा, यानी नाम से, माने हुनरी ए मदरसा के नाम से जयपुर में, कहा? जयपुर में महाराजा राम सिंह के द्वारा किया जाता है। जरूर याद रखेंगे। 1857 ईस्वी में पहला जो नामकरण इसका मिलता है हुनरी मदरसा नाम से इस विद्यालय की स्थापना महाराजा राम सिंह के द्वारा जयपुर में किया जाता है। अब अगले पॉइंट पे अगर बात आती है कि इसके प्रथम प्रधानाचार्य के पद पे जिसके बनाया जाता है डॉक्टर C.S. वेलेंटाइन। डॉक्टर C.S. वेलेंटाइन को प्रधानाचार्य के पद पे बनाया जाता है। प्रथम प्रधानाचार्य याद रखेंगे, प्रथम प्रधानाचार्य हैं, ये बातें आप जरूर याद रखें। प्रथम प्रधानाचार्य के पद पे डॉक्टर C.S. वेलेंटाइन को बनाया जाता है। 1866 ईस्वी में इसको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। देखिए, नामकरण के बारे में आप जरूर याद रखें। नामकरण के बारे में कब परिवर्तित किया गया है, यह आप जरूर याद रखें, क्योंकि 2021 में यह प्रश्न पूछने का जो सिलसिला शुरुआत हुआ है 2021 के द्वारा ही शुरुआत हुआ है। उसके पहले तो नहीं पूछा जाता था। उसके पहले मेन हेडिंग पूछी जाती थी। मेन हेडिंग जैसे कला विद्यालय कोलकाता की स्थापना कब हुई,
मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई? इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो आपका पैटर्न है यह बदलाव हो चुका है, संख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा पेपर दे रहे हैं, तो उसको डीपली कर दिया गया है। अब डीपली अंदर से घुसा के पूछा जा रहा है, इसलिए आप हर एक पॉइंट को याद रखें। कब क्या परिवर्तन होता है इसको आप जरूर याद रखें। हमने आपसे चर्चा किया कि 1866 ईस्वी में इसका नामकरण महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से कर दिया जाता है। अब यहाँ के जो प्रधानाचार्य के पद पे अगर बनते हैं तो प्रधानाचार्य के पद पे हमने आपसे चर्चा किया, प्रधानाचार्य के पद पे असित कुमार हलदर, नाम तो आप जानते हैं, नाम को आपको पता ही होगा। असित कुमार हलदर का नाम जरूर आपको पता है। असित कुमार हलदर, असित कुमार हलदर, असित कुमार हलदर यहाँ पे 1 साल के लिए प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं। वह टाइम कौन सा है? वह टाइम आपका 1923 से 1924 तक का है, आपको पता है। और लेकिन 1924 से शैलेंद्र नाथ डे को प्रधानाचार्य का पद मिला था। उसके बाद असित कुमार हलदर लखनऊ में प्रधानाचार्य के पद पे काम करते हैं, बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसलिए आप जरूर याद रखें। और एक बात तो आपको यह क्लियर हो जाता है कि असित कुमार हलदर जो उत्तर प्रदेश के राजस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य के पद पे ग्रहण करते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास में प्रथम प्रधानाचार्य के पद पे ग्रहण करते हैं। समरेंद्रनाथ गुप्त 1929 ईस्वी में यह मेन स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में प्रधानाचार्य के पद पे इनकी नियुक्ति सबसे पहले की जाती है। अब किससे पहले की जाती है यह आपको देखना जरूरी है। यहां पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आप बात करें तो 1924, 1925, 1929, तो अगर विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न में आपको समझने की बात है, यहां पे आप बड़े इत्मीनान से समझेंगे। जो अवनींद्रनाथ के जो शिष्यों में सबसे पहले अगर बात आती है प्रचार प्रसार करने की, प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है, लेकिन हम आपको पूछते हैं, आप पहले प्रश्न के बारे में बताएंगे कि बंगाल शैली के अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में सबसे पहले किसको प्रधानाचार्य के पद पे नियुक्ति दी जाती है। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन के ऊपर असित कुमार हलदर, समरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी और शैलेंद्रनाथ डे का नाम आता है, तो सबसे पहले आपको असित कुमार हलदर का नाम आता है। क्यों? आप पहले ध्यान से समझेंगे कि असित कुमार हलदर जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट के सबसे पहले प्रधानाचार्य, इनको 1924 ईस्वी में बनाया जाता है। लेकिन देवी प्रसाद राय चौधरी और समरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास स्कूल के प्रधानाचार्य के पद पे 1929 ईस्वी में ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर बात करें आप किसकी, समरेंद्रनाथ गुप्त की,
जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में प्रधानाचार्य के पद पे अवनीनाथ टैगोर के शिष्यों के प्रधानतः बहुत करीबी माने जाते थे। समरेंद्रनाथ गुप्त, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, तो वह 1929 ईस्वी में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के प्रधानाचार्य के पद पे ग्रहण करते हैं। तो लेकिन अगर बात आती है कि सबसे पहले किसको प्रधानाचार्य बनाया गया, तो आपको याद रखना है असित कुमार हल्दर। लेकिन यह विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज में अगर आपको जैसे मद्रास कला विद्यालय में सबसे पहले भारतीय प्रधानाचार्य के पद पे अगर काम करते हैं तो देवी प्रसाद राय चौधरी, 1929 की डेट आप याद रखें। जयपुर कला विद्यालय में सबसे पहले अगर बात आती है तो असित कुमार हल्दर, 1 साल के लिए इनको प्रधानाचार्य बनाया गया था। लेकिन असित कुमार हल्दर 1925 ईस्वी में ये लखनऊ आ जाते हैं। तब से सरेना डे को प्रधानाचार्य के पद पे ग्रहण कराया जाता है। लेकिन अगर पुलिन बिहारी दत्त की बात करें तो 1929 ईस्वी में लाहौर, यह डेट पहली बार है, इसलिए आप जरूर याद रखें। और मैडम आपकी आवाज आ रही है? तो आप अगर देखें, इसके बाद आप मुंबई की बात करें तो अधीक्षक के रूप में हमने आपसे चर्चा किया। अधीक्षक के रूप में मुंबई कला महाविद्यालय यानी सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में वासुदेव अदुरकर को बनाया जाता है प्रथम अधीक्षक के रूप में। लेकिन अगर आप बंगाल शैली का प्रचार प्रसार मुंबई में किसने किया, तो पुलिन बिहारी दत्त, नाम जरूर याद रखेंगे, पुलिन बिहारी दत्त। लेकिन अगर इन सभी में सबसे पहले किसको बनाया गया, तो आपको याद रखना है असित कुमार हल्दर, 1924 ईस्वी में। डेट जरूर याद रखें। प्रचार प्रसार तो बहुत सारे लोगों ने किया, कहां पे किया यह हमने आपको चर्चा कर दिया। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात पे चर्चा करेंगे कि हमने आपसे बताया कि सेरेनाथ डे को 1925 ईस्वी में, इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कला बंगाल शैली के प्रचारक के रूप में मिलते हैं। बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनका नाम है राम गोपाल विजयवर्गीय भी जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक रहते हैं। इनके बारे में आप जानते भी हैं और हम इनके बारे में अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको इतना पहली बार है, इसलिए आप स्कूल के नाम से हम आपको परिचित करा रहे हैं। अगला देखेंगे मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर है, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, जरूर याद रखें। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की जाती है। 1875। अब यह इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किस लिए की जाती है? अलंकारिक एवं व्यवहारिक कला शिक्षा प्रदान करने के लिए। अलंकारिक एवं व्यवहारिक कला शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में लाहौर यानी पाकिस्तान में की जाती है। उस समय आप ये जानते हैं कि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था, तब बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में अलंकारिक एवं व्यवहारिक कला, यानी व्यवहारिक का मतलब होता है यानी कि प्रिंट मेकिंग से यानी ग्राफिक्स के प्रशिक्षण हेतु इसका उद्देश्य बनाया जाता है। इसी की तर्ज पे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ है आपका, चंडीगढ़ में जो कला विद्यालय स्थापित हुआ था, इसी के उद्देश्य से बनाया गया था। भारत में उस समय इसी से मिलता जुलता बनाया गया था।
लेकिन यहाँ पे हम सबसे प्रथम प्रधानाचार्य की बात करेंगे। प्रथम प्रधानाचार्य जॉन लॉकवुड किपलिंग प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में इनको बनाया जाता है। बंगाल शैली के महत्वपूर्ण अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में अवनींद्र बाबू के महत्वपूर्ण शिष्यों में समरेंद्र नाथ गुप्त का नाम आता है। इनको 1929 ईस्वी में इस कला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर ग्रहण कराया जाता है। आप ये जानते हैं कि समरेंद्र नाथ गुप्त एक ऐसे अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में से थे जो बहुत ही करीबी माने जाते थे। आप जानते हैं कि भारतीय चित्रकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति रणदीप साहा की एक पुस्तक है और यह पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है 2021 में। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में समरेंद्र नाथ गुप्त सबसे पहले नंबर पे आते थे। सबसे पहले यानी सबसे जो करीबी रहे हैं वह समरेंद्र नाथ गुप्त रहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या रहा कि समरेंद्र नाथ गुप्त और अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में समरेंद्र नाथ गुप्त का क्या करीबी हो सकता था, क्या कारण रहा, तो हम आपको बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से समझेंगे। बात आती है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और समरेंद्र नाथ गुप्त दोनों बंगाल शैली के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से चित्रकारों में इनकी गणना की जाती है। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर तो भारतीय जो कला थी, भारतीय कला, उससे काफी प्रेरणा प्रदान करते थे। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। लेकिन आपको पता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर को एक मुगल सिद्ध कलाकार कहा जाता है, लेकिन इनके पीछे कई राज हैं। भारतीय चित्रकला से अवनींद्रनाथ टैगोर अजंता, बाघ, सिगरिया, शीतलवासन, मुगल राजस्थानी पहाड़ी, यहाँ की लोक कला, यहाँ की पारंपरिक कला, सभी कलाओं से प्रेरित थे। लेकिन उनकी टेक्निक आपको चीन, जापान, पाश्चात्य कला से भी काफी प्रभावित थी अवनींद्रनाथ टैगोर की। लेकिन अगर बात करें आप तो समरेंद्र नाथ गुप्त की, तो समरेंद्र नाथ गुप्त की जो टेक्निक थी वह तो भारतीय कला और पाश्चात्य कला का दोनों समान रूप में जाना जाता है। समान यानी साथ साथ लेके चलते थे। और यही कारण है कि पाश्चात्य कला अवनींद्रनाथ टैगोर ज्यादा पसंद करते थे, खास तौर से समरेंद्र नाथ गुप्त की। अब बात, लेकिन समरेंद्र नाथ गुप्त, हमने आपसे कहा कि मे स्कूल ऑफ आर्ट के लाहौर के प्रथम प्रधानाचार्य के पद पे समरेंद्र नाथ गुप्त को बनाया जाता है। यही कारण है कि इस विद्यालय का जो नामकरण किया जाता है, यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए व्यवहारिक कला, यानी जिसको आप प्रिंट मेकिंग यानी ग्राफिक्स के नाम से उद्देश्य से समझते हैं, और अलंकारिक कला, मुख्य रूप से इनको बनाया जाता है क्योंकि समरेंद्र नाथ गुप्त प्रिंट मेकिंग में एक निपुण कलाकार थे। एचिंग, ड्राई पॉइंट, लिनो कट, वुड कट, ये जो प्रक्रिया थी बंगाल शैली के अंतर्गत समरेंद्र नाथ गुप्त अच्छी तरीके से जानते थे। और ये जो मेन स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर है, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में होती है, यह एक बहुत ही व्यवहारिक कला के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य का काम करती है, जिसमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके समरेंद्र नाथ गुप्त। समरेंद्र नाथ गुप्त बंगाल शैली में छापा कला के लिए महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते थे। लेकिन जब यहाँ पे 1929 ईस्वी में जब यहाँ पे मे स्कूल ऑफ आर्ट में समरेंद्र नाथ गुप्त की प्रधानाचार्य के पद पे नियुक्ति हो जाती है, तब यहीं पे बीसी सान्याल को बुलाया जाता है। बीसी सान्याल, जिनका नाम है भावेश चंद्र सान्याल, यही मे स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर है,
जहां पे महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में, एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं बीसी सान्याल। और आपको पता है, आप ये जानते भी हैं कि बीसी सान्याल, जिनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल, इन्होंने बहुत कुछ मेन स्कूल ऑफ आर्ट के लिए बहुत कुछ किया। यानी कहने का तात्पर्य है, क्या क्या चीजें किया वह हम आपको बता दें। कहने का तात्पर्य है, लाहौर में स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के नाम से एक संस्था खोला। लाहौर में ही स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के नाम से बीसी सान्याल ने एक संस्था खोला था। लेकिन उस संस्था के अंतर्गत कई कलाकार प्रशिक्षण लेते थे बीसी सान्याल से, जिनमें से आपको पता है धनराज भगत, अमरनाथ सहगल के बाद कृष्ण खन्ना, यह 3 व्यक्तियों का काफी महत्वपूर्ण नाम आता है। इसके साथ साथ जब देश विभाजन हो जाता है, जब देश का बंटवारा हो जाता है, तो यही कलाकार लाहौर से ले चले आते हैं कहां? दिल्ली में उस समय 1948 ईस्वी में शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं। यानी यह प्रश्न पूछा गया था 2021 के सवाल में, पीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि देश विभाजन के बाद, यानी देश विभाजन के पश्चात लाहौर से लौटे कलाकार कहां विस्थापित हुए थे? दिल्ली में। यानी किस संघ की स्थापना किया था? दिल्ली शिल्पी चक्र। और यही आपको पता है, यही व्यक्ति हैं धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना, बीसी सान्याल। यही ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर आप बात करें तो इतनी बातें थी, हमने आपको चर्चा किया मेन स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर की। अब हम आपको थोड़ी सी बात कर देते हैं गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्था में आप जानते हैं कौन सा? शांति निकेतन। इसका यानी कि जिसको आप जानते हैं, इसको कहते हैं गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्था के अंतर्गत रखा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। यानी कहां? शांति निकेतन। आप ये जानते हैं कि यह एक गैर सरकारी संस्था है जिसको आप कला इतिहास में नव बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। बंगाल शैली हमने आपसे चर्चा कर दिया था, कल की क्लास में हमने आपको बता दिया था कि बंगाल शैली क्या है। लेकिन आज हम आपको इस पॉइंट के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की जाती है। 1901 ईस्वी में किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। बाद में यहाँ पे कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। लेकिन हम वह पॉइंट पहले आप शुरुआती दौर से जाने कि शुरुआती दौर में क्या हुआ। हमने आपसे कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, कला भवन, विश्व भारती विश्वविद्यालय आज के रूप में परिवर्तित है, जहां पे सबसे पहली बार फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, यानी फाइन आर्ट का डिपार्टमेंट भारत में सबसे पहली बार इसी विश्वविद्यालय में बनाया गया है। कला डिपार्टमेंट का सबसे पहला विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ? सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय में। बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की जो 4 साल की डिग्री होती है, सबसे पहले आपको इसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ होना शुरू होता है। लेकिन आप बात करें तो शांति निकेतन की हम बात कर रहे हैं, तो यह आपको जो स्थापित है, यह पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत
वीरभूम जिले के अंतर्गत एक स्थान है जिनका नाम है शांति निकेतन। शांति निकेतन में इसकी स्थापना की जाती है। आपको पता है, आप जानते भी हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में उस समय कई कारण थे। भारत का सबसे पहला राजकीय संग्रहालय भारतीय संग्रहालय 1814 ईस्वी में आपको कहां देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय संग्रहालय जिसको आप कहते हैं, भारत का सबसे पहली बार। लेकिन वहां पे भी आपको पता है कि भारत में उस समय धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, कला सामाजिक पुनरुत्थान आंदोलन, सारे आंदोलन आपको पश्चिम बंगाल से ही प्रारंभ होते थे। तो कला भी आपको अछूती नहीं रहेगी। यहाँ पे भी कला का भी बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र देखने को आपको जरूर मिलेगा, और मिला भी। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि एक सरकारी संस्था है जो कि कोलकाता में, भारत की राजधानी भी उस समय कोलकाता है और पश्चिम बंगाल की भी राजधानी कोलकाता है। उस समय कोलकाता के मेन शहर में आपको सरकारी विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में होती है। लेकिन वह हमने आपको कल ही चर्चा कर दिया था। लेकिन यह जो बसाया गया स्थान है, कोलकाता शहर से 180 किलोमीटर की दूरी पे एक वीरभूमि, जिसके यानी वीरभूम जिला के नाम से जानते हैं, और यह जिला के अंतर्गत शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में की जाती है, जिसका उद्देश्य था गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। और शांति निकेतन का अर्थ होता है शांति का निवास, जिसको आप जानते हैं कि शांति का घर। यह प्रश्न पूछा गया है कि वीर शांति निकेतन किस जिले के अंतर्गत स्थित है। यह इसलिए आप बातें को ध्यान से समझें। आप बातें को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट याद होते चले जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से समझे हैं तो अब प्रश्न आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब कौन सा पॉइंट कहाँ है, कब हुआ, कैसे हुआ, यह हम आपको सारी बातें बताएंगे, क्रम से बताएंगे। लेकिन आप उसको ध्यान से समझें, सुने। हमने आपसे चर्चा किया कि 1860 के दशक में 1860 के दशक में, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उस समय देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं, उन्होंने इस नगर की स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद उन्होंने गुरुकुल पद्धति के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का उपाय सोचा। बाद में इनके पुत्र, जिनको आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के विश्व के सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी जीता 1913 ईस्वी में गीतांजलि पे। लेकिन अगर आप बात करें तो इनके द्वारा शांति निकेतन में एक शहर की स्थापना पहले हो चुकी है। 1919 में कला भवन की स्थापना की जाती है। याद रखेंगे डेट, 1919 ईस्वी की। 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कला भवन की स्थापना। और एक बात और ध्यान रखें, यह शांति निकेतन में है। हमने आपसे चर्चा भी किया है कि भारत में 3 प्रकार के भवन की गणना की जाती है। एक आपको जानते हैं कि भारत भवन, भोपाल, कला भवन शांति निकेतन, भारत कला भवन वाराणसी। जरूर याद रखेंगे तीनों को। कौन संस्थापक है, कौन कहाँ स्थित है, किस लिए उद्देश्य है, और इसके साथ साथ इसके उद्देश्य होने में मुख्य राज क्या है, किस लिए जाना जाता है। ये 3, 4, 5 बातें, इनको आप जरूर याद रखें। तो हमने आपसे चर्चा किया कि 1919 ईस्वी में डेट आप जरूर याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस कला भवन में शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य था कला शिक्षा प्रदान करना कला भवन में।
तो कला भवन में जब शिक्षा प्रदान करने के लिए और इसका जो अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है वह बनाया जाता है नंदलाल बसु। नंदलाल बसु को बनाया जाता है, जो कि सरकारी विद्यालय में अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में भी इनकी गणना की जाती है, नंदलाल बसु की। और नंदलाल बसु शिव सिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में अवनीनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अब देखिए भाई, आप सभी लोग ध्यान रखें कि कौन से कलाकार को किस रूप में जाना जा रहा है। हम आपको सिर्फ माध्यम के बाद बेस पे बताएंगे, आप उसको ध्यान से समझें, आपको उसको नोट करें और अपने आधार पे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं हम लिखाएंगे, लिखाने का काम नहीं है, आप उसको नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे। तो मुगल सिद्ध कलाकार अवनीनाथ टैगोर, शिव सिद्ध कलाकार नंदलाल बसु। तो नंदलाल बसु को प्रथम अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है, और जब यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है तो ये इन्हीं को नव बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। हमने आपसे चर्चा किया ठाकुर शैली और नव बंगाल शैली। बंगाल शैली को ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है, यानी वह स्थापना आपको सरकारी विद्यालय में देखने को मिलेगा, लेकिन नव बंगाल शैली की स्थापना शांति निकेतन में, कला भवन में, यानी नंदलाल बसु के द्वारा देखने को मिलेगा। इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। इसके साथ साथ यहाँ पे 1921 ईस्वी में यह जो भवन है, यह जो 1921 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है, विश्वविद्यालय का। 1921 ईस्वी में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाता है, और देश का, भारत देश का सबसे पहला ललित कला संकाय मीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट, ललित कला संकाय विभाग की स्थापना सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय में की जाती है। भारत के सबसे पहले ललित कला संकाय यानी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की स्थापना सबसे पहले इसी विद्यालय में की जाती है, और भारत के सबसे पहले 4 वर्षीय बीएफए, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना, जो डिग्री होती है, इसी विश्वविद्यालय से प्रदान की जाती है। तो यह बातें आप जरूर याद रखेंगे। और कला भवन से अलग, इसी कला भवन से अलग एक नंदन भवन है, यानी नंदन म्यूजियम है। यह जरूर याद रखेंगे, नंदन म्यूजियम। कभी कभी ऐसा होता है, पूछ लेता है कि नंदन म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो नंदन म्यूजियम आपको इसी कला भवन के पास में ही स्थित है, इसको आप जरूर याद रखें। अब हम आपको थोड़े से पॉइंट पे लेके आते हैं लखनऊ। अब देखिए मेन बात है, अब लखनऊ चलते हैं 1911 ईस्वी में। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ 1911 ईस्वी में। जरूर डेट याद रखें, डेट याद रखने में कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। जितने हमने कला विद्यालय आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए हैं, आप सभी का डेट जरूर याद रखें, एक एक तरफ से कौन सा विद्यालय कब स्थापित हुआ है और किसके लिए जाना जाता है। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कला की शुरुआत तो आप जानते हैं कि लखनऊ से मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन अगर आप कला डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो वह लखनऊ कला विद्यालय है, लखनऊ। लेकिन आप वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में कला के क्षेत्र में 2 ही स्थान जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में। एक आपका मुख्य रूप से जो जाना जाता है लखनऊ है, और एक आपका जो मुख्य रूप से जाना जाता है वो बनारस है। लेकिन सभी में, दोनों में जो स्थान असित कुमार हल्दर के द्वारा स्थापित हुआ, वह स्थान अब लखनऊ नहीं ले पाया। उसका स्थान सबसे पहले स्थान पे आपका बनारस चला है।
बनारस में सबसे पहले नंबर पे गणना की जाती है कलाकारों के क्षेत्र में। लखनऊ उसका दूसरा स्थान हो गया है। इलाहाबाद में वह स्थिति नहीं रही जो चित्रेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा स्थापित की जाती है और सुखबीर सिंह सिंघल के द्वारा स्थापित की जाती है, शंभुनाथ मिश्र के द्वारा स्थापित की जाती है, महादेवी वर्मा के द्वारा स्थापित की जाती है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा स्थापित की जाती है। इलाहाबाद में वह स्थिति ही नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हम बात कर रहे हैं मेन पॉइंट पे आप समझें। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो कला विद्यालय की स्थापना होती है सबसे पहले 1911 ईस्वी में लखनऊ से प्रारंभ होती है। तो लखनऊ में यह 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुई। किस नाम से? नाम जरूर याद रखें, स्कूल ऑफ डिजाइन। स्कूल ऑफ डिजाइन इस नाम से प्रारंभ होती है। यह जरूर याद रखना है कि 1911 ईस्वी में स्कूल ऑफ डिजाइन के नाम से इस कला विद्यालय की स्थापना की जाती है। इसके प्रथम प्रधानाचार्य नेथेलियन हर्ड को बनाया जाता है। प्रथम कौन है? याद रखना है, नेथेलियन हर्ड को बनाया जाता है। 1925 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय के यानी इस कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य के पद पे, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के पद पे असित कुमार हल्दर नियुक्त किए जाते हैं। आप ये जानते हैं कि असित कुमार हल्दर कई बार एक जगह तो ये टीचर के रूप में काम कर चुके हैं। कहाँ? शांति निकेतन या अध्यापक के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद जयपुर जाते हैं, वहां पे साल भर प्रधानाचार्य के पद पे काम करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश आते हैं, उत्तर प्रदेश में तब जाकर के यहाँ प्रधानाचार्य के पद पे काम करते हैं। बाद में यहीं पे रिटायर हो जाते हैं। इतनी पॉइंट की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात आती है किसकी? 1925 ईस्वी में हमने आपको बताया असित कुमार हल्दर। अब 1925 और 1929 भारत के सबसे पहले बंगाल शैली के ऐसे कलाकार हैं जिनको सबसे पहले प्रधानाचार्य के पद पे ग्रहण कराया जाता है। असित कुमार हल्दर 1924 ईस्वी में जयपुर स्कूल ऑफ महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर 1924 ईस्वी 23-24। लेकिन अगर हम बात करें इसी कला विद्यालय में महत्वपूर्ण बात आती है श्रीमती बिमला बिष्ट की। रणवीर सिंह बिष्ट की पत्नी इसी कला महाविद्यालय में रणवीर सिंह बिष्ट और उनकी पत्नी श्रीमती बिमला बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट भी इस कला महाविद्यालय में प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य के पद पे काम करते हैं और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रथम महिला प्रधानाचार्य के पद पे इसी लखनऊ कला महाविद्यालय में रणवीर सिंह बिष्ट की पत्नी श्रीमती बिमला बिष्ट भी काम करती है। यही कारण है कि योगी सरकार ने, जो वर्तमान समय की योगी सरकार ने चित्रकला के क्षेत्र में जो पुरस्कार देने का निर्णय लिया है वह रणवीर सिंह बिष्ट के नाम से लिया है। मूर्तिकला के क्षेत्र में जो पुरस्कार देने का निर्णय लिया है अवतार सिंह पंवार के नाम से लिया है। क्योंकि आप जानते हैं अवतार सिंह पंवार लखनऊ का जो सौंदर्यीकरण किया गया, अवतार सिंह पंवार का महत्वपूर्ण नाम आता है। तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कलाकारों में असित कुमार हल्दर, रणवीर सिंह बिष्ट, उनकी पत्नी श्रीमती बिमला बिष्ट का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ लखनऊ की। अभी हमने इलाहाबाद और बनारस की बात नहीं किया, अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। लेकिन 1973 ईस्वी में कब 1956 ईस्वी में इसे सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा के समय व्यावसायिक कला विभाग की स्थापना की जाती है लखनऊ कला विद्यालय में। अब बात कर देते हैं थोड़ी सी 1973 ईस्वी की। 1973 ईस्वी में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से संबोधन किया जाता है और
जब यह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से संबोधन किया जाने लगा तो यह लखनऊ विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है, यानी विलीन हो जाता है, सम्मिलित किया जाता है लखनऊ विद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। कब यह सरकारी रूप में मान्यता प्रदान किया, यह भी आप डेट याद रखेंगे। हमने आपसे सभी डेट ही चर्चा कर दिया है, और बाकी जो डेट चर्चा करेंगे वह हम आपको उत्तर प्रदेश की आधुनिक चित्रकारों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहां पे एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल कर देंगे। इसलिए आप एक एक पॉइंट को डेट अभी हम आपको सिर्फ परिचित करा रहे हैं। भारत के ऐसे कई कई महानगरों में, कई कई स्थानों में जो कला विभाग की स्थापना की जाती है, उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य और उसके महत्वपूर्ण पीछे तथ्य क्या थे, इसको आप समझने का प्रयास करें। तब इसके बाद हम आपको चित्रकारों के बारे में बातें करेंगे, ताकि जो भी चित्रकार हम आपको चर्चा करें वह आपके तुरंत आप कैच करें कि यह इस विद्यालय से थे, यह इस विद्यालय से थे, यह इस विद्यालय से इनका संपर्क रहा। जब आप विद्यालय के बारे में जानेंगे तभी आपको विद्यालय में समझ नहीं आएगा। अन्यथा आप चित्रकार के बारे में हम पहले बता दें और विद्यालय के बारे में न बताएं, संस्था के बारे में न बताएं, तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, आपके ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए आप पहले विद्यालय को जानें, फिर संस्था को जानें, फिर आप चित्रकार को जानें। एक एक करके जानेंगे तो आपको जाने ज्यादा सही रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगला, शारदा चरण वकील। अब शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली में, चलिए 1926 ईस्वी, चलिए 1926 ईस्वी। अब 1926 ईस्वी में शारदा वकील यानी शारदा वकील के नाम से दिल्ली में यह विद्यालय स्थापित किया जाता है, और यह दिल्ली का में सबसे प्राचीन स्कूल, कला स्कूल विद्यालय की स्थापना की जाती है। यह आप जानते हैं कि शारदा चरण वकील या अवनीनाथ टैगोर के शिष्यों में प्रमुख गिने जाते हैं। सिर्फ आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसी विभाग में भी आगे चल करके कई पॉइंट काम करेंगे। वर्धा वकील, कई चित्रकार यहाँ पे काम करेंगे दिल्ली से आके, लेकिन आपको इसकी स्थापना के बारे में और डेट के बारे में नाम याद रखना है, बाकी बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है। अगला देखें, अगला है गवर्नमेंट देवला लीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर यानी मध्य प्रदेश की बात करेंगे। यहाँ पे 1927 है। अब देखिए हमने डेट का आपको क्रम से लगा रखा है, क्रम से, और क्रम से अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए जल्दी भी रहेगा, आसानी भी होगा, इसलिए आप क्रम से याद रखें। तो 1927 ईस्वी में जो यहाँ पे महत्वपूर्ण काम करते हैं, 1927 ईस्वी में इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में 1927 ईस्वी में स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित होता है, और इसके महत्वपूर्ण सह प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किए जाते हैं कौन? दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर। यहीं से कई कलाकार, भारत के पिकासो कहे जाने वाले एम.एफ. हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे, यहीं के प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए हैं, यहीं पे, यानी कहां? इंदौर से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किया है। भारत का पिकासो कहे जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या? एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने भी यहाँ पे काम किया। लेकिन अगर बात आती है, अगला जो है चित्रकला विभाग वनस्थली, चित्रकला विभाग वनस्थली की स्थापना या वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिला, राजस्थान का टोंक जिला,
इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में, 1937 की डेट आप याद रखें। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में देवकी नंदन शर्मा के द्वारा की जाती है। नाम आपको याद रहेगा। 1937 ईस्वी में किसके द्वारा? देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा के द्वारा की जाती है। लेकिन यह जो बनस्थली विद्यापीठ है यह एक अलग विशेषता रखता है। सभी विश्वविद्यालयों से, सभी विश्वविद्यालय के कला डिपार्टमेंट में अलग, सबसे अलग गीली भित्ति पे चित्रकारी, गीली भित्ति पे चित्रकारी यानी आरायसी जयपुर भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। इस बात को आप याद रखेंगे कि गीली भित्ति पे चित्रकारी बनस्थली विद्यापीठ में यानी टोंक जिला, राजस्थान का टोंक जिला के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय है वहां पे प्रदान की जाती है। भारत का मात्र एक पहला शिक्षण संस्थान है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखेंगे। इटालियन तकनीक। अब अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें तो अगला जो पॉइंट आपका आता है वह है आपका कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली 1942। देखिए ज्यादा है भाई। कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, नई दिल्ली में 1942 ईस्वी, 1942 में। अब यह ध्यान रखना है यहाँ पे यह प्रथम कला विभाग की स्थापना पॉलिटेक्निक के रूप में की जाती है। पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक आपको पता है कि इसका, और यह मुख्य रूप से यह भारत का एक ऐसा यानी कि कला संस्थान है जो कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह स्थापित किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्थापित किया जाता है, इसीलिए तो यह पॉलिटेक्निक कॉलेज विभाग में इसकी स्थापना होती है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, आप देखेंगे कि इसकी स्थापना आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज विभाग के अंतर्गत की। यहाँ से बहुत सारे कलाकार काम करते हैं, बहुत सारे काम करेंगे। जो भारत के प्रसिद्ध फेमस कलाकारों में से जिनकी गणना की जाती है, यहाँ पे अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सारे कला काम करेंगे। लेकिन आप याद रखें कि यह भारत का एक ऐसा कला शिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाती है डायरेक्टली। और यह आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज यानी पॉलिटेक्निक विभाग में कला विभाग की स्थापना की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंतर्गत कला विभाग की स्थापना की जाती है। लेकिन 1972 ईस्वी में इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में यानी विलीन कर दिया गया, मिला लिया गया। अगली बात हम करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बातें आप मुझवानी सुनिए। कहा जाता है कि उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी कला की शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर आप बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सिविल लाइन में एक सुभाष चौराहा है। सुभाष चौराहा के बगल में एक कोचिंग चलाया करते थे जिनका नाम है सुखबीर सिंह सिंघल। और उस समय भारत के महत्वपूर्ण कलाकार जिनको आप समीक्षावादी के रूप में जानते हैं, जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल, यह बांदा क्षेत्र के रहने वाले थे। इनके पिता और माता यह ब्राह्मण थे। माता पिताजी इलाहाबाद में नौकरी किया करते थे। और उस समय रामचंद्र शुक्ल केपी इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे, लेकिन इनको कला की शिक्षा की रुचि थी और यह सुखबीर सिंह सिंघल के यहाँ कला की शिक्षा प्रदान करने के लिए ट्यूशन के रूप में जाया करते थे। लेकिन सुखबीर सिंह सिंघल, आप जानते हैं कि सुखबीर सिंह सिंघल के बहुत प्रयासों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति अमरनाथ झा के प्रयासों से 1 दिसंबर 1942 ईस्वी में छितेंद्रनाथ मजूमदार को बंगाल से, पश्चिम बंगाल से अवनीनाथ टैगोर के शिष्यों में से इलाहाबाद के लिए बुलाया जाता है।
लेकिन आप जानते हैं कि उस समय इलाहाबाद के 3 कलाकार, मुख्य रूप से कई कलाकार काम करते थे, लेकिन 2 कलाकारों का नाम, महत्वपूर्ण नाम आता है। एक तो आपका आता है महादेवी वर्मा का, और एक आता है शंभुनाथ मिश्र का। ये दोनों लोग जाकर के नंदलाल बसु से शिक्षा ग्रहण किए थे शांति निकेतन में। लेकिन उस समय आपको पता है कि ये लोग सुखबीर सिंह सिंघल और अमरनाथ झा के प्रयासों से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 सितंबर 1942 ईस्वी को छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा फैकल्टी ऑफ आर्ट यानी कला विभाग की स्थापना होती है। लेकिन अगर आप देखें तो इलाहाबाद में छितेंद्रनाथ मजूमदार के मुख्य शिष्य के रूप में रामचंद्र शुक्ल का नाम आप कभी मत भूलिएगा, और जगदीश गुप्त का, जिनकी पुस्तक है भारतीय चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। ये 2 व्यक्तियों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति तो वह है जो भारत में ऐसे कला निर्देशक के रूप में, फिल्म निर्देशक के रूप में, कल भारत में समीक्षावाद के रूप में स्थापना करता है, जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। यह कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, आलोचनात्मक भी हैं, समीक्षावादी चित्रकार भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। इन्होंने इनके हाथ जब इलाहाबाद पढ़ने के बाद, यानी कि इसमें पढ़ने के बाद या मुंबई में जाते हैं, कई वर्षों तक मुंबई में फिल्म निर्देशक के पद पे काम करते हैं। यही कौन है? रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यह महत्वपूर्ण इलाहाबाद के बारे में आप याद रखें। लेकिन इलाहाबाद के उसी डेट के अंतर्गत हमने आपको 2 बातें बताई, एक दिल्ली में 1942 ईस्वी की डेट याद रखेंगे, और एक इलाहाबाद में 1942 की डेट याद रखेंगे। अब हम आपको ले चलते हैं बड़ोदरा और गुजरात। कहाँ 2 बातें और हैं, थोड़ी सी बात को आप सुन लेंगे, आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। एक बात है 1942 ईस्वी में 2 बातें हमने बताई, एक आपको दिल्ली, एक आपको इलाहाबाद। अब हम आपको 2 बातें और बता देते हैं। एक आप जानते हैं बड़ोदरा, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा, और बीएचयू के अंतर्गत फैकल्टी की स्थापना, कला फैकल्टी यानी बीएचयू के अंतर्गत। तो पहले हम 1950 की हम बात करने चले हैं। 1950 ईस्वी की बात हम करने चले हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको, आपके पास नोट्स है, आप उससे स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको बता बस देते हैं। कहा जाता है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट की स्थापना एमएस विश्वविद्यालय, जिसको आप जानते हैं किस नाम से, महाराजा शिवाजी राव विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे यह भारत का एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे सभी प्रकार की कला शिक्षा एक साथ प्रदान की जाती है। कला शिक्षा यानी सौंदर्य, ग्राफिक्स, डिजाइन, व्यवहारिक, मूर्ति, स्थापत्य, संगीत, आर्किटेक्चर, सौंदर्य शास्त्र, सभी प्रकार की कला शिक्षा। यानी आप कह सकते हैं, देखिए मोबाइल स्विच ऑफ होने वाली बात है, अब तो नहीं हो पाएगा, कल ही हम आपसे बात करेंगे इस टॉपिक पे।